राज्य सरकार सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार विधानसभा के अंदर जो बजट सत्र चलाएगी, उसी कड़ी में हर एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ भी कर्मचारी जन असेंबली का आयोजन करेगा। और उसी कड़ी में आप सभी साथी यहाँ इस प्रांगण में पहुंचे हैं, तो सर्व कर्मचारी जिला फतेहाबाद की तरफ से आए हुए सभी साथियों का हम तहे दिल से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं साथी भूप सिंह जी का नाम आपके बीच में जिला प्रधान का अनुमोदन करता हूँ। तो धन्यवाद। तो भूप सिंह जी की अनुमति लेके हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। और किसी भी असेंबली के अंदर उसका स्पीकर चुना जाता है, तो अध्यक्ष तो भूप जी होंगे। स्पीकर के रूप में भी मैं हमारे बीच में हमारे सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान और रिटायर कर्मचारी संघ में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हर कार्यक्रम में शिरकत जो देते हैं, हर जगह उपलब्ध होते हैं, साथी बेगराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में स्पीकर की भूमिका निभाएं। तो साथी बेगराज जी से अनुरोध की एजेंडा क्या है कि हमारे साथियों को उस सरकार की जो नीयत है उससे अवगत करवाना। और यहाँ जो साथी आए हुए वो लगभग हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। हमारे इतने लोगों से शिरकत करने से हमें अगर उन सब नीतियों का पता है और हम उसको फील्ड में नहीं फैलाते, तो हम उस बंद किताब की तरह है जो लंबे समय से लाइब्रेरी में पड़ी है और एक टाइम के बाद में उसको जो वो कीड़े चाट जाते हैं। यानी कि हमें जो जानकारी है वो हमें हमारे दोस्तों में, हमारे मित्रों में, हमारे कर्मचारी में, हमारे महकमे में, हमारे विभाग में, हमारे सच्चे हितैषियों को उनसे अवगत करवाना होगा। लगातार आप महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से कर्मचारियों के लिए एक नए ढंग से एक नया ही सिनेरियो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अभी 2% डीए की बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। 2% डीए मतलब महंगाई का जो दौर देख लीजिए आप, कहां से कहां पहुंच गया। अब 2 से कम तो दे भी क्या, मतलब बिल्कुल न्यूनतम तो ना देने वाली बात है। 2 का मतलब क्या है कि जो 4th क्लास का कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे 16-17 हजार है, तो 2 का करना 340 रुपए बढ़े। मतलब सबसे न्यूनतम आदमी की बात कर ले। और उससे भी नीचे आप देखिए, हमारे बीच में यहाँ भी साथी बैठे होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि जो साथी रेगुलर नहीं है, एक बार थोड़े से हाथ खड़े करना ताकि हम थोड़ा देख लें। मतलब हमारे बीच में भी सक्रियता से जो साथी आए हुए हैं, उनमें से भी 25% साथी जो यहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी महकमे में, किसी न किसी पद पर मतलब इरेगुलर यानी कि कच्चे कर्मचारी के रूप में, या हम यूँ कहें कि HKRN के रूप में लगे हुए हैं। और उनका OPS का, NPS का, UPS का कहाँ बेनिफिट। यानी कि हमारे बीच में हमारे ही एक विभाग के अंदर हम बात कर ले, एक विभाग के अंदर अगर 10 कर्मचारी है तो उनकी मोड ऑफ पेमेंट, या हम यूँ कहेंगे एज ए कर्मचारी होने के नाते उनका जो सिनेरियो है बिल्कुल भिन्न है। एक OPS वाला है, एक NPS वाला है, एक गेस्ट फैकल्टी पे लगा हुआ है, दूसरा HKRN पे है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट पे है और चौथा हो सकता है डेली वेजेस पे। मतलब 5-7 तरह के कर्मचारी। कहने का तो हम एक ही छत के नीचे एक ही विभाग के कर्मचारी हैं, और क्या हम जब एक साथ रहते हैं तो हमारे खर्चे अलग अलग है क्या। वही सारे 5-7 भाई अगर किसी के कार्यक्रम में जाएंगे, किसी के शादी में जाएंगे, तो वहाँ अगर रेगुलर वाला 500 रुपए उनका कन्यादान या जो अपन देते हैं, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है वहाँ वो 50 रुपए दे देगा क्या। सामाजिक खर्चे तो हमारे वही है ना। इस प्रस्ताव को पास कराया था। वेतन आयोग मिलना चाहिए, अलग से आयोग गठित होना चाहिए। इसका कोई साथी विरोध करता हो तो विरोध करने वाला साथी हाथ खड़ा करे। कोई विरोध नहीं है तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास करते हैं। अगला है न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना। 2 नंबर पे तो इसके साथी बोलेंगे 23 नंबर से साथी कृष्ण कुमार खेड़ा, जो SKS के ब्लॉक के प्रधान भी है और PWD मैकेनिकल वर्कर 23 के राज्य के उप प्रधान भी है साथी कृष्ण। अगला प्रस्ताव साथी विजय ढाका नगर पालिका से।
साथियों, पहले तो दो नारे कुछ सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज के विधानसभा सत्र के अध्यक्ष साथी गोप सिंह जी बड़ौलावाड़ी, संचालित करते संजीव प्रसाद जी, वह स्पीकर के रूप में बैठे हमारे सीनियर साथी देवराज जी, वह विभिन्न विभागों से आए हुए सभी यूनियनों से आए हुए पदाधिकारी, फतेहाबाद जिले के कर्मचारी साथियों, यहाँ पर पहुंचने पर, इस बजट सत्र में पहुंचने पर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कुछ मांगे हैं, जैसे पटवारी से उसने अपनी बात रखी, नगर पालिका ने अपनी बात रखी, तो थोड़ी सी बात हम भी सिंचाई विभाग की तरफ से और पब्लिक हेल्थ की तरफ से रखना चाहते हैं, बीआरआर की तरफ से रखना चाहते हैं। साथियों, जो सबसे मूल जो सुविधा है पानी की हमारे बीच में, पानी के बगैर हमारा पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे शरीर की बहुत अहम है हवा, पानी, ये जो 5 तत्व बनाए गए हैं। तो हमारी जो डिपार्टमेंट है सिंचाई विभाग का, सिंचाई विभाग के अंदर साथियों पानी की बड़ी समस्याएं आ चुकी है। साथी ना ही कोई किसान बोल रहे हैं, पहले हमारे जो पानी था बलियाला हेड से 4200 पानी आता था और एक हफ्ता नहरें बंद होती थी, 21 दिन नहरें हमारी चलती थी। ये साथियों 1990 के बाद आगे 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 आज हमारी परिस्थितियां पानी की ये हो चुकी है कि 21 दिन नहरें बंद रहती हैं और एक सप्ताह नहरें चलती है, क्योंकि उन नहरों का जो पीछे हमारे डैम है, उन डैमों का मैनेजमेंट सही नहीं सरकारें कर रही हैं। तो अगर नहरों में पानी नहीं होगा तो पब्लिक वाटर वर्क्स कहां से पानी देगा? ये एक बड़ा गंभीर विषय है। हमारे सीनियर साथी मेघराज जी, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सर्व कर्मचारी संघ सभी विभिन्न संगठनों से मिलकर एक कर्मचारी संगठन है। सर्व कर्मचारी संघ कोई अपने आप में एक संगठन नहीं है, ये संगठन सभी संगठनों, सभी महकमों, सभी यूनियनों से मिलकर एक संगठन है। तो इसी तौर पर लगातार जो आंदोलन आते रहे हैं, उस पर सर्व कर्मचारी संघ की ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, उसमें मैं आपको सुनाता हूँ। न्यूनतम वेतन व अधिकतम वेतन 1:7 पर रहे, इससे अधिक न हो। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा उच्च अधिकारियों के परिवार की मूलभूत जरूरत लगभग एक समान होती है। दर्जे के अनुरूप अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। उस विशेष खर्च की पूर्ति और दर्जे के अनुरूप वेतनमान को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1.7 पर्याप्त न्याय संगत है। साथियों, जैसा कि इसमें बताया गया है, जो उच्च कैटेगरी, जो सबसे उच्च अधिकारी है पूरे इंडिया या हरियाणा के अंदर IAS ऑफिसर होते हैं, उनका लगभग वेतन अधिकतम 1,86,000 है। और जो सबसे चौथे दर्जे का कर्मचारी है, उनका वेतन 16,900 रुपये तय किया गया है। जो कि इसमें बताया गया है कि ब्याह शादी हो, चाहे अन्य तरह के मूलभूत सुविधाएं है, चाहे बाइक में पेट्रोल डलवाना हो, चाहे राशन का सामान लेके आना हो, तमाम तरह की चीजें हैं वो एक समान ही मिलती है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो चौथे दर्जे का कर्मचारी हो। इसमें ये जो बताया गया है इसी के हिसाब से मिलना चाहिए, 1.7 के हिसाब से न्याय संगत है। इसमें आपसे चाहूंगा कि इसको पास किया जाए। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी। जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद साथी। 4 नंबर पॉइंट पे साथी संजय मुन्ना अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष जी व संचालनकर्ता व भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए पदाधिकारी साथियों व कर्मचारी साथियों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर पुन्ना ब्लॉक की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं।
पॉइंट नंबर है 4 जी, कोई छोटा कर्मचारी है या बड़ा अधिकारी, भोजन, वस्त्र, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन आदि मूलभूत सुविधाओं पर खर्च एक समान ही होता है। अंतर परिवार के आकार से ही हो सकता है, पद या दर्जे के कारण नहीं। मकान, किराया भत्ता, महंगाई भत्ता तथा वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। इसके चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्तों के रूप में कम राशि मिलती है। वास्तविक जरूरत को आधार मानकर वेतन वृद्धि की दर कम मूल वेतन पर 5% से शुरू करके ऊपर 1-3% रखी जा सकती है, यानी यह नीचे से ऊपर घटते क्रम में होनी चाहिए। यह तरीके अन्य भत्ते तय करने में अपनाया जाना न्याय संगत होगा। 80 के दशक तक महंगाई भत्ते के मामले में ऐसा फार्मूला लागू रहा था। तो साथियों, मैं 2 नारे जरूर लगाऊंगा, उनका जवाब पूरे जोर शोर से देना। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद। अध्यक्ष साथी भूप सिंह जी, संचालन कर रहे हमारे जिला सचिव सुरजीत दुसाद जी और हमारे स्पीकर महोदय साथी बेगराज जी, जैसा कि यहाँ आज हम मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी साथी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये बातें जो इसमें लिखी गई है बहुत ही सुलझे हुए हिसाब से लिखी गई है। हमारे समाज में क्या है कि जो वेतनमान हमारा निर्धारित होता है, किस तरह से निर्धारित होता है, इसके प्रति कोई किसी का ध्यान नहीं है। वैसे कह दिया जाता है, यार मास्टर तू तो घनी तनख्वाह ले, यानी किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह या वेतन जब निर्धारित किया जाता है तो उसका फार्मूला है। ये बात आज की हमारी इस कार्यवाही से सभी को समझने के लिए मिलती है। इसी कड़ी में ये हमारा 5वां नंबर इसमें दिया गया है, न्यूनतम व अधिकतम वेतन तय किए जाने के बाद वेतनमानों के बीच समकक्षता और पदानुक्रम संबंध तय किए जाते हैं। इस पर समग्रता में विमर्श किए बिना विसंगतियां खड़ी हो जाती है। जैसे हमारे कर्मचारी साथियों में कई साथियों को तो अभी तक वेतन आयोग मिला ही नहीं, कौन सा ही, तो वहां वेतन विसंगतियां खड़ी हो जाती है और उस पर कोई हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो चर्चा नहीं करेंगे तो उन विसंगतियों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। और वो चर्चा ये सरकार करना नहीं चाहती किसी भी तरह की। इनके मानक परिभाषित हैं, फिर भी वर्तमान समय के अनुरूप अद्यतन करने के लिए संगठनों से और विशेषज्ञों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा सकता है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उस पर परामर्श लिया जा सकता है, लेकिन परामर्श नाम की चीज इस सरकार में नहीं है। पहले से चल रही विसंगतियों के न्यायपूर्ण व टिकाऊ निपटारे का ही यही कारगर तरीका होगा, यानी चर्चा के द्वारा ही किसी प्रकार की किसी भी कैटेगरी में वेतन विसंगतियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है। ये प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। हम फतेहाबाद जिला की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और अध्यापक संघ के राज्य प्रधान साथी प्रभु सिंह जी भी उनके साथ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा का अलग से वेतनमान गठित करो, गठित करो, गठित करो। हरियाणा का अलग से वेतनमान गठित करो, गठित करो, गठित करो। तो स्पीकर महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इस 6 नंबर पॉइंट में पूरी डिटेल से बात रखी गई है कि जहां पक्के कर्मचारी लाखों की संख्या में हरियाणा के अंदर होने चाहिए, उसकी जगह काम पूरा लेकिन वेतन अधूरा। तो
सभी विभागों में जितने पद खाली है उन पर पक्की भर्तियां की जाए, और जो ये परियोजनाओं के नाम पर, ये जो स्कीमों के नाम पे कच्चे कर्मचारियों के बड़े लेवल पर भर्तियां की जा रही है, और अब एक HKRN के नाम से जो विभाग खोला गया है वो, और उसमें सरकार ने एक साथ में कर्मचारियों को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक ये जो पैकेज के जैसी नीति बनाने की बात कही है भाई, जॉब सिक्योरिटी के नाम पे। साथियों, ये कच्चे कर्मचारी को आजीवन कच्चा रखने की ये जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी है, ये पक्के का नहीं है। इसके अंदर कोई प्रावधान, पक्के पहले होते थे पुराने टाइम में, जब 240 दिन की हाजिरी पूरी होती थी, और उसके बाद पहले मस्ट्रोल पे होते थे, उसके बाद वो कोर्ट के माध्यम से पक्के किए जाते थे, और सरकार बार बार पॉलिसियां बढ़ा के उनको पक्का करती थी। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से हम यही मांग करते हैं कि सभी विभागों में पक्की भर्तियां की जाए, और इसके साथ साथ सभी विभागों में इसमें जैसे बिजली है, रोडवेज है, सीवरमैन, पुलिस, फॉरेस्ट, और इसके अलावा कुछ और भी विभाग हैं जिनमें हर टाइम कर्मचारी पूरे जोखिम से काम करता है। सबसे बड़ा जोखिम तो जैसे बिजली का और नगर पालिका में सरकार बार बार ये दावा करती है कि हमने इतने रुपए की ये महंगी महंगी मशीनें खरीद ली है। हर रोज अखबार में खबरें आती है कि आज इस शहर के अंदर इतने सीवरमैन नीचे काम करने के लिए उतरे थे चैम्बर में, और वो साथी अंदर ही दम घुटने से मौत होगी। धरातल पे सरकार ये कार्य पूरा नहीं कर रही है, तो काम करने के लिए जो आधुनिक उपकरण है उनकी भी व्यवस्था की जाए, और बड़े स्तर पे भर्तियां की जाए, और जो जोखिम वाले विभाग है वह अलग से जोखिम भत्ता भी इनको मिलना चाहिए। तो स्पीकर महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से हम ये मांग करते हैं। धन्यवाद सर। एक आ गया है वो, उस पर मैं बोल रहा हूँ, और हमारे राज्य के प्रधान अध्यापक संघ के और सर्व कर्मचारी संघ के हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आज के इस जन असेंबली के अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तक ये बात हमें पहुंचाना चाहते हैं, कर्मचारियों के पीछे पेंशन के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है। OPS, NPS, UPS और बिना पेंशन वाले आदि अनेक श्रेणी बना दी गई है। इसके पीछे बड़ी पूंजी द्वारा निर्देशित नीतियों के अलावा और कोई सकारात्मक बात नहीं है। वेतन आयोग इस बात में भी दो टूक मत दे। हम ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि वो इसके बारे में अपनी राय रखे कि वृद्धावस्था या आपात संकट के लिए सुरक्षा के रूप में सार्वभौमिक पेंशन मिलनी चाहिए, सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। आज भी सेना के कर्मचारियों और विधायी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसी आधार पर पेंशन दी जाती है। सभी कर्मचारियों को पहली नियुक्ति तिथि से ही पुरानी पेंशन प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव आपके बीच में है, और उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव को हाथ खड़ा करके इसको सहमति देंगे, स्पीकर दिलवाएंगे ये, ठीक है जी। तो साथियों, बात यह है कि 19 में न उदारवादी नीतियां जो हैं, तो उन्हीं के तहत ये जो पेंशन है ये काटी जा रही है, ये बंद की जा रही है। उन्हीं के तहत जो स्थायी नौकरियां हैं वो बंद की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी पूंजी है, अभी जो साथी बोल के गए हैं मेरे से पूर्व कि अभी जो हमारे वहाँ ट्रम्प साहब बैठे हैं अमेरिका के अंदर, वो नई टैरिफ नीति लागू करने की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के देशों ने उसका विरोध किया है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो उसके ऊपर मुंह तक बनी हुई है, चुप्पी साधे हुए है। न उदारवादी नीतियां कि भाई इससे बड़ा विकास हो जाएगा, न उदारवादी नीतियां कि भाई उदार हो जाए, हम किसके प्रति उदार हो जाएं? बड़ी पूंजी के प्रति उदार हो जाएं। उदार तो होना था देश की जनता के प्रति। हमारे जो महकमे हैं, हमारे जो विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हैं, जो हमारे पूरे देश की जनता जो है उसके मांग, उसके मुद्दों को लेके आगे जाते हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो निरंतर रूप से वो बड़ी पूंजी के प्रति उदार होती जा रही हैं, और उसी का नतीजा है जो अभी साथी बोल के गए थे कि ये जो HKRN है, ये जो कच्ची भर्तियां हैं, सभी विभागों के अंदर एक नया विभाग खोल दिया गया है। विभाग पक्का है, भर्तियां कच्ची है, वो HKRN के नाम से, जिसमें हरियाणा सरकार ने 1 लाख से ऊपर भर्तियां कर दी हैं।
तो साथियों हम इसके माध्यम से कि पक्की भर्तियां हो, स्थायी भर्तियां हो सभी विभागों के अंदर, और पेंशन जो है वो एक समान रूप से आज के मानदंड के हिसाब से महंगाई की जो मार है और महंगाई का जो एक तरीका होता है, जो इंडेक्स है, उसके हिसाब से सभी को पेंशन मिले, स्थायी पेंशन मिले, स्थायी नौकरी मिले और स्थायी वेतन और भत्ते मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुजीत सिंह जी, स्पीकर मेघराज जी व विशेष रूप से पधारे हमारे राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट जी व हरियाणा राज्य व्यापक संघ के प्रधान पद्मू सिंह जी का इस असेंबली में पूछने पर मैं स्वागत करता हूं। पेंशनर के हितों के साथ भी न्याय संगत रूप अख्तियार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार पहली नियुक्ति के समय 6 माह की सेवा पर वेतनवृत्ति दी जाती है, उसी पैमाने पर सेवानिवृत्ति पर बचे हुए समय के लिए एक वेतनवृत्ति देकर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। 65, 70, 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें 80 वर्ष के बाद भी पेंशन वृद्धि पहले से लागू होती है और 65, 70, 75 की आयु पर क्रम से 5, 10 और 15% की वृद्धि की जानी चाहिए। कम्यूटेशन के रूप में ली गई अग्रिम पेंशन ब्याज दर के हिसाब से 10 वर्ष में वापस हो जाती है। इसे 15 वर्ष तक वसूल करके शोषण किया जा रहा है। कुछ दशक पहले तक 12 वर्ष तक वसूल किया जाता था। इसकी वसूली सही गणना से अधिक समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि जो वेतन वृद्धि की बात है, जो कर्मचारी 31/5 को रिटायर हो जाता है उसको कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलती, जबकि उसको भी 11 महीने लगभग हो जाते हैं। साथी गोप सिंह जी संचालन कर रहे हैं, हमारे स्पीकर जी संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद सर्व कर्मचारी संघ को कि हमारे रिटायर कर्मचारी संघ से सीनियर साथी को एक स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई। ये एक विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्पीकर। हमारे बीच में हमारे स्टेट के प्रधान फोगाट जी, अध्यापक संघ से प्रभु सिंह जी, तो साथियों ये तो प्रदेश के कर्मचारियों का अलग से वेतन आयोग, सबसे पहली बात तो इसी को समझने की जरूरत है। वेतन आयोग अलग से हरियाणा को क्यों? क्योंकि आप जब भी कर्मचारी के पास जाओगे, जब भी पूछे भी अलग से कर्म बोला यार सेंटर दे देगा, वो हरियाणा दे देगी, बोला ठीक है, बात तो यही आगे रुक जाती है। तो ये सेंटर तो देवे अभी, फिर हरियाणा दे देगा, बोला ठीक है। साथियों पहले ये 7 नंबर के ऊपर एक अलग से मांग दी हुई है जो जोखिम भत्ते की, तो जिसमें जोखिम के कुछ डिपार्टमेंट है, सिविल का डिपार्टमेंट है, अपने बिजली का डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, पुलिस का है, जिनको रिस्क अलाउंस मिलता है। साथियों हरियाणा ने अलग से वेतन आयोग तो कभी नहीं दिया, लेकिन जो हरियाणा का वेतन, जो सेंटर का वेतन आयोग देता है उसको हरियाणा सरकार देती है। हमारे बिजली बोर्ड के अंदर अलग से वेतन आयोग गठन होता था किसी दौर के अंदर, उसमें जो हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी तय होती थी उससे अलग से वेतन आयोग वेतन मिलता था बिजली के कर्मचारियों को। ये साथी हमारे आज भी हमारे बीच में बैठे हैं बिजली के, बहुत से साथी ऐसे हैं बिजली के जो क्लरिकल साथी थे, जो टेक्निकल ग्रेड लेते थे, बाद में पटवारियों में भी लागू हुआ और भी कई विभागों में ये टेक्निकल ग्रेड लागू हुए थे। अलग से वेतन योग जो बिजली की मांग को उठाते हुए अभी बिजली में जो क्लर्क इतना स्केल ले सकता हो तो ये पटवारी क्यों नहीं ले सकता, ये एजुकेशन में क्यों नहीं ले सकता? बहुत से डिपार्टमेंट ये चीज आई थी। ये साथी अलग से वेतन आयोग के ऊपर ही बात हुई। तो दूसरी साथियों ये जो पेंशनर है, इसमें साथियों हम एक तो ये धन्यवाद करते हैं, चलो 11 नंबर के ऊपर एसकेएस ने हमारी पेंशनर की मांग तो उठाया तो ये सबसे पहले 65, 70, 75, 80 की हम मांग क्यों कर रहे हैं? एक तो इसके ऊपर सवाल आता है, कई बार हम जाते हैं मेंबरशिप करने के लिए कर्मचारियों के बीच में, तो ये 5%, 10% क्यों आए? यहाँ उपस्थित सभी साथियों, आपको सबसे पहले तो ये कर्मचारी जन असेंबली में आने का और मांग मुद्दों उठाने का और एक असेंबली को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया है ये। तो मेरे हिस्से में 12 नंबर का प्रस्ताव आया है। कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों को पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित माना जाना चाहिए। चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए माता पिता की 3500 रुपये प्रति माह की शर्त लगाना अनुचित है। यह सीमा वर्षों पहले तय की गई थी। यह वास्तविक जरूरत और हमारी संस्कृति के विपरीत भी है।
माता पिता या दादा दादी के चिकित्सा खर्चों के लिए बिना शर्त भुगतान किया जाना चाहिए। यदि सरकारी अस्पतालों का विस्तार और गुणवत्ता बढ़ा दी जाए तो कर्मचारियों सहित पूरी जनता के लिए समुचित मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जा सकता है। प्रतिपूर्ति के लिए निजी अस्पतालों को दिए जा रहे धन का भी सदुपयोग हो सकता है। तो ये प्रस्ताव मैं सदन के पटल पर रखती हूँ कि आप सभी साथी इस पर मंथन करें और इसको पास कराने के लिए यहाँ रखा जा रहा है। साथियों, हालांकि ये विस्तार से अभी धर्मवीर सर बता के ही गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करूं। फिर भी स्वास्थ्य का एक ऐसा फील्ड है जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको इससे कहीं दो चार नहीं होना पड़ता हो। काफ़ी गहन चीज़ों को देखेंगे तो ये सारे मांग मुद्दे मसले हैं ना, ये राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों से ही जुड़ते हैं। 1991 की एलपीजी की जो नीतियाँ आई हैं, ये उसी का ही रिजल्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। तो ये आप सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इसे कोई अलग मांग है या अलग तरह की किसी आंदोलन की जरूरत को बताती है। ये सभी साझे हैं, साझी लड़ाई है, साझी ही एकता से ये हो सकती है। तो ये आप सबके बीच में है और धन्यवाद सर। राज्य प्रधान साथी धर्मवीर पोगाट जी, अध्यापक संघ के राज्य प्रधान साथी प्रभु, मंच संचालन करते साथी सुरजीत, स्पीकर के रूप में साथी बेगराज जी, अलग अलग विभागों के प्रधान पदाधिकारी साथियों, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये कार्यक्रम अपना 13 तारीख को होना था। सरकार ने भी बड़ी साजिश के साथ इस कार्यक्रम को 17 का कर दिया। सरकार को पहले ये पता था कि आप 13 को करेंगे तो होली का भी दिन है। सरकार को ये तो पता होगा, कैलेंडर छप गया, राज्यपाल की फोटो है, प्रधानमंत्री की फोटो है, राष्ट्रपति की फोटो है, सबकी फोटो है, मुख्यमंत्री की फोटो है। लेकिन उनकी क्या साजिश है? उनकी साजिश को अगर आप समझ पाएंगे, इस कार्यक्रम को फेल करने का उनका कार्यक्रम था ये। फिर भी आप लोगों ने अपने ये पंपलेट छपे, उनके ऊपर डेट 13 तारीख छापी, फिर उसको लाए, फिर उस पर करेक्शन करी, मेहनत करी, फिर आपने ट्राई करी, फिर आप 100-105 लोग इकट्ठे हुए। पहली बात तो सरकार की मंशा को आप यहीं से समझ सकते हो। दूसरी मंशा सरकार की आप यहाँ से समझ सकते हो कि पहले हरियाणा के अंदर 2 संगठन होते थे, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और महासंघ हरियाणा। सर्व कर्मचारी संघ बनया 1986 में, महासंघ बनया बाद में प्रधान जी, यही बात है, 90 में बनया। और आपा ये कह रहे थे कि सारे लोग जब तक मिलके नहीं लड़ाएंगे तो बात बढ़नी नहीं। इसी उद्देश्य से बनाया था सर्व कर्मचारी संघ। और 1991 से ये नीतियां आ गई। अब ये कह रहे थे कि सर्व कर्मचारी संघ ने ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया। वो आर्थिक मांगों का दौर था, पूंजीवाद का दौर नहीं था। और 91 में जब सरकार ये नीति बहन जी कह रही थी एलपीजी की लेके आए, तो उसके बाद अपनी मांगे घटी है, एक बधी है। अपनी मांगे तो इतनी बढ़ गई आज कि जे अगर उसके ऊपर आप एक किताब लिखनी चाहवा, वही सर्व कर्मचारी संघ है कि जिसकी उपलब्धियों पे एक किताब लिख सकते हैं। भारती जी कहा करते कई बारी, आज वो सर्व कर्मचारी संघ है कि उनकी मांगे का जो समाधान करवाना है उसकी भी एक किताब बन गई। और पिछले 10 साल में तो ट्रेंड ये अलग आ गया कि अपा लड़ रहे हैं इन नीतियों के खिलाफ, और इन नीतियों के समर्थन में एक बीएमएस नाम का संगठन लड़ रहे हैं। और सरकार से वो बात करता है, जो अपने खिलाफ नीति लागू करनी होती है उसकी अखबार में वाहवाही लेके और लड्डू बांट के उस नीति को आम भोले लोग हैं उनके अंदर ये कह देते हैं कि ठीक हो गया सौदा सारा का सारा। यही चल रहा होगा या और कुछ चल रहा है। साथियों, हम ये कह रहे हैं कि आज भी प्रधान जी चर्चा कर रहे थे ट्रंप की रोर, असर तो सारे वहीं से आते हैं, मानो चाहे कोई ना मानो। उस टाइम हमारी भी एक गलती है कि हम भी महकमा में 93 में आगे थे भाई। आर्थर डंकल आया था, उसका विरोध करने चले गए, जवान थे उस टाइम पूरे। वहाँ
लठम सोटा सारे कुछ घोड़ा पुलिस और सब कुछ हो लिया, पर आज जो हालात बने हुए हैं, आज तो ये ऐसे हालात बन गए कि उन नीतियों की वजह से प्रधान जी ये भी कह रहे थे कि भी वो उसका असर आ गया ट्रंप वाला यहाँ, तो अब जो ट्रंप वाला असर है वो कोई नई समस्या लेके आएगा कि इनका समाधान करेगा? वो तो नई समस्या लाएगा। नई समस्या में फिर मन अब समस्या नजर आवे है कि जो लोग पेंशन लेने लग रहे हैं ना, हरिकिशन कह रहे थे 60-80 जिए को नहीं, मेरे हिसाब में इसके ऊपर फिर हमला होगा। और जो वेतन आयोग की आपा तो आज मांग करे हरियाणा की नारा हो, वो केंद्र सरकार देगा कि ना देगा, के बनेगा के नहीं बनेगा, वो अगली बात है। क्योंकि मोड़ और कहीं गया, साइड और दूसरी दिशा में गया ट्रैक, तो अपने को गलती अपनी ये रहेगी। मैं तो मानता हूं कि उस समय हम हर एक कर्मचारी को एलपीजी की नीतियों से अवगत नहीं करा पाए, इसीलिए लोग शाणे को नहीं हुए, इसीलिए लोग शाणे को नहीं हुए। तो आज राज इनका है और इनका राज है, तो यही मतलब है इसका रास्ता मुक्ति का कि सारे जने एडी चोटी जोड़ के पंजे गाड़ के और इस आंदोलन को और तीखा करके और लोगों के साथ साझा तालमेल बनाते हुए एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़े, ताकि आप जीत सके। आज की असेंबली का यही उद्देश्य है। धन्यवाद साथी।